इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। चलिए आप ही को शुरू करना है। ठीक जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम अज़ीज़ वॉलंटियर्स रफ़क़ा, तो आप सभी को जैसा कि बताया गया है कि एक गुजारिश ये है कि जो लोग भी मतलब जब आप इंट्रोडक्शन देंगे उस वक्त अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, और आपसे गुजारिश है कि तब सब लोग अपना माइक जो है ऑफ रखें ताकि जो है डिस्टरबेंस कम रहे। शुक्रिया। तो जैसा कि जो इनविटेशन लेटर आपको भेजा गया था व्हाट्सएप के थ्रू, उसमें यह बताया गया था कि मतलब एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट क्या है, और फिर मज़ीद डिटेल्स के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट नोट का एक पीपीटी भी आपको भेजा गया था। इंशाल्लाह उसको हम लोग आगे बयान करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का मरकज़ी तालीमी बोर्ड से वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, और साथ साथ आपसे गुजारिश है कि आप सभी जो है एक एक करके अपना तारुफ जो है हम सबके सामने रखें। तारुफ में ख़्याल रखें कि मतलब एक तो नाम तो है ही, और अपना जो स्टेट है वो, और फिर करंटली क्या कर रहे हैं, और फिर क्या आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं। तो ये चीज़ें जहन में रखें। और तो सबसे पहले मैं हाफिज़ुर रहमान से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना एक मुख्तसर सा तारुफ। आप अपना तारुफ कराते हुए सर शुरू कीजिए। जी जी, मेरा नाम जी जी, वालेकुम सलाम जी। हाफिजुर रहमान फ्रॉम वेस्ट बंगाल, असिस्टेंट टीचर हायर सेकेंडरी स्कूल, लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता हूँ। ठीक। अबूज़र आमिल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबूज़र आमिल है और अभी मेरा बीएससी स्टैटिस्टिक्स से कंप्लीट हुआ है, और मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। एएमयू से मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। ओके। हनान। Hanan, are you there? So we are just finishing a round of introduction. If you are there, just share your introduction. नेक्स्ट लीजिए। कमाल अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। नाम कमल अली है। मैं आसाम का रहने वाला हूँ। आसाम बोरपेटा में रहने वाला हूँ, और करेंटली मैं गुवाहाटी में हूँ, और मैं मास्टर्स किया हूँ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अच्छा। के खालिद परवाज। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद परवाज हूँ, गुलबर्गा कर्नाटका का रहने वाला हूँ। मैं एक टीचर हूँ और एमएससी इन फिजिक्स मैंने की है, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरा टीचर्स की तरबियत में और एजुकेशन पे कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखना मेरा इंटरेस्ट है। महबूबुल हक। जी अस्सलाम वालेकुम। महबूबुल हक जी, वैसे ताल्लुक़ तो वेस्ट बंगाल से है, लेकिन फ़िलहाल बेंगलोर में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के हैसियत से काम कर रहा हूँ। क्या कहते हैं, आईटा जो तंजीम है हमारी, उससे जुड़ा हुआ हूँ, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट में माइनॉरिटी एजुकेशन के ऊपर जो है कुछ डेटा कलेक्शन वगैरह करने का काम प्रीवियसली किया हूँ मैं, कर्नाटका को फोकस करते हुए। एक आध आर्टिकल्स भी कुछ न्यूज़पेपर्स में आए थे इसके ताल्लुक से। जी ठीक जी।
मोहम्मद जहीर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद जहीर अब्बास, वेस्ट बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूँ। एक हायर सेकेंडरी माध्यमिक स्कूल का, हाई स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। ठीक। अब स्कूल चलाना ही इंटरेस्ट है, अभी बन गया। अच्छा। मोहम्मद अब्दुल मुजीब। मीटिंग शुरू करने से मीटिंग है ज़्यादातर मंतव्य दिवन से। मोहम्मद अब्दुल मुजीब हैं क्या? जी, कौन बात कर रहे हैं? सलाम। जी जी मोहम्मद अब्दुल मुजीब। जी मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मुजीब है, जी तेलंगाना से ताल्लुक़ है। जी आइटा में ESSC का मेंबर हूँ जी और जो शोबे तालीम का असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। जी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में तालीम और तालीम से मुतालिक जो मसाइल हैं उस जी पर जी मेरी दिलचस्पी है। गुज़िश्ता भी इस तालीमी बजट के ऊपर मैंने सिफारिशात गवर्नमेंट को भी पेश की थी। ठीक। सलीमुल्लाह साहब जी। ये अगर कोई इसमें मिराजुल इस्लाम साहब, अगर आप अपना माइक ऑफ कर लेंगे। मिराज साहब, आपका माइक ऑफ कर दीजिए। सलीमुल्लाह साहब, अगर कोई वहाँ मतलब वेट कर रहे हैं, शायद कोई लोग इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं। मैं कर दिया। ठीक ठीक ठीक। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शाहिद मामून, जी वेस्ट बंगाल से हो। जी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है बेसिकली एजुकेशन और डेवलपमेंट रिलेटेड इशू। ओके ठीक। मोहम्मद आमिर अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर अली है, जी ताल्लुक हैदराबाद से, तेलंगाना। मुझे भाई का जी साथी हूँ और मैं एक जमात का इंस्टीट्यूट है, जिक्र हाई स्कूल की जिम्मेदारी है और मैं MSc B.Ed हूँ और लर्निंग डेवलपमेंट में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ और मैं लीडरशिप ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूँ टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, शुक्रिया। तो मोहम्मद पीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाम सलाम। मोहम्मद पीर लटगेरी, जी बेसिकली कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ। अभी SIO के कैंपस सेक्रेटरी की जिम्मेदारी। जी। जीशान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं ज़ीशान अख्तर कासमी, यहाँ बिहार से मेरा ताल्लुक़ है। जी जी जर्नलिज्म और पॉलिटिकल साइंस मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। जी SIO में PR, कैंपस, मीडिया सेक्रेटरी की जिम्मेदारी से भी खिदमत अंजाम दी हैं मैंने। जी जी और यहाँ AMU किशनगंज वाले मसले को लेके भी SIO नेशनल टीम के साथ कुछ काम किया था यहाँ बिहार में। जी ठीक। राबिया सरवत। राबिया सरवत है क्या? आवाज आवाज वालेकुम साफ नहीं सलाम। आ रही उनकी। जी आपकी आवाज कट रही है। नेटवर्क का कुछ इशू है शायद राबिया का। ठीक है, तो आगे हेलो बढ़ते हैं। हाँ जी जी जी। पूरा नाम राबिया सरवत है मेरा। मैंने बैचलर्स मेडिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जामिया से किया है, जी अभी कंप्लीट किया है। मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ जी और मैं दिल्ली से हूँ, मरकज जमात इस्लामी हिंद कैंपस में रहती हूँ और एरिया ऑफ इंटरेस्ट में लर्निंग एंड कॉग्निटिव साइंस पे ही मुझे मास्टर्स करना है, तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जी ठीक। तो और मुशीर साहब, आप अपना तारुफ रखेंगे।
मैं मुशीर आलम, जी बिहार से ताल्लुक है हमारा, और बिहार में एक जिला है अररिया जिला, वहीं जी से ताल्लुक है। और ग्रेजुएशन है, बीएड है, और इस वक्त में एक गवर्नमेंट स्कूल में तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ठीक। अहमद फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद फारूक हूँ जी, कलकत्ता से। जी यहीं पे एक स्कूल है, उसको मैंने उसके बोर्ड है, उसका सेक्रेटरी हूँ। जी जी वहाँ के रुकन है। ठीक। तहसीन खान, तहसीन खान आपका ये ऑडियो को पहले अलाउ करना पड़ेगा शायद आपको। उनका वो कनेक्ट ठीक से नहीं हो पाए हैं, जो अपना जी जी वो जी निकाल करके वो ऑडियो सेटिंग आप ईयरफोन, ठीक कर हाँ लीजिए तहसीन खान। हाँ, ठीक, ईयरफोन निकाल के फिर से लगाए, यानी तो फिर से डिस्कनेक्ट होकर के कनेक्ट कर दीजिए। सही। हाँ। हनान, हनान वापस जुड़ गए ना? हाँ हाँ। जी मेरा नाम हनान, केरला से हूँ। अभी जेएनयू में एमए सोशियोलॉजी कर। ठीक ठीक है। तो सलीमुल्लाह साहब, जी अगर कोई किसी का मतलब तारुफ रह गया हो तो बताएं, नहीं तो मिस हो गया हो किसी का। जहीर अब्बास साहब का तो हो गया। अच्छा, एसएम जी जी फसीउल्लाह है। हाँ जी 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 एसएम फसीउल्लाह साहब का नहीं हुआ है। जी सॉरी फसी भाई। जी फसी हैं? एसएम फसीउल्लाह साहब जी। और उसके बाद सईद मेरा मामून। नाम वसीम अकरम। हाँ जी बोलिए। हेलो, जी जी मेरा बोलिए। नाम वसीम अकरम है। जी जी वसीम अकरम हमारा नाम है और बिहार से ताल्लुक है। इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। अच्छा। जी कहाँ पर है वसीम साहब? बिहार में? बिहार सहरसा में है। सहरसा में, ठीक, अच्छी बात है। सईद मामून साहब। जी सईद मेरा तो हो गया। हो गया है। ठीक। सईद मामून साहब का हो गया है। मैं तो एक्चुअली बेंगलोर से हूँ। जी हाँ जी। जावेद साहब कनेक्टेड है ना? डॉक्टर जावेद? हाँ जावेद साहब हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। तो अब जावेद साहब हैं और रशीद अकबान साहब हैं, हम लोग अपना तारुफ करा ठीक है ठीक है। मैं जावेद हूँ और मैं पब्लिक पॉलिसी बजट पे काम करता हूँ, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आने वाले दिनों में एस ट्रेनर या गाइड काम करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए। रशीद अकबान साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। स्टडीज जो के टेक्निकल और कंसल्टेंट दे रही हैं। रशीद भाई, आपकी आवाज जो है बहुत कट के आ रही है। दे रही है। अभी उसका आवाज आ रही प्रेसिडेंट है। हूँ और बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे। साहब आप भी अपना तारुफ करा दीजिए। जी मेरा नाम सादत हुसैन है। मैं कर्नाटका से ताल्लुक़ रखता हूँ, बेसिकली कर्नाटका के उडुपी से। फ़िलहाल मैं मरकज़ी तालीमी बोर्ड में एज ए रिसर्च असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। साथ ही मेरा पीएचडी चल रहा है एजुकेशन में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन में और ख़ास करके जो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सलीमुल्लाह खान है और मैं मरकज़ी तालीमी बोर्ड का असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। तो मेरे ख्याल से अब आइडिया जो है वो
उसको शेयर करके गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। जी 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 मंजूर रह गए, मंजूर रह गए शायद। इमरान ज्वाइन किए ये नहीं आज? हाँ मंजूर तो नहीं साहब दिखाई दे रहे हैं। मंजूर इमरान साहब दिखाई नहीं दे रहे। हाँ जी जी डॉक्टर मंजूर अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मंजूर अली है। मैं GIDS गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आवाज मेरी साफ आ रही है? ठीक है मंजूर भाई, आपकी आवाज साफ है, रशीद साहब की आवाज जो है वो साफ नहीं आ पा रही है। हाँ मंजूर, आपको सुन अच्छा। पाए हम लोग। मंजूर क्या इमरान नहीं आए हैं आज? नहीं, इमरान को शायद आज ट्रैवल करना होगा शायद। अच्छा इसलिए ठीक जो है, है। वो नहीं जी, आए तो शुक्रिया। जी चलिए साहब। जी ठीक। तो दोस्तों जैसा कि आपको मतलब PPT के थ्रू और जो लेटर आपको दिया गया था उससे एक ब्रीफ आइडिया तो मिल गया होगा कि मरकज़ी तालीमी बोर्ड एग्जैक्टली क्या करना चाहता है। तो मुख्तसरन मैं आपके सामने कुछ चीज़ें यहाँ बताऊँगा। उसके बाद में इंशाल्लाह जो हमारे जो रिसोर्स पर्सन होंगे आज के, डॉक्टर जावेद आलम खान है, डॉक्टर मंजूर अली है, सेशन पूरा उनके हवाले किया जाएगा। वो फिर इंशाल्लाह आगे की कार्रवाई को बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल मतलब फाइनेंशियल ईयर का एक बजट आता है फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में, शुरू होने से पहले। और उस बजट में एक इम्पॉर्टेंट जो सेक्टर होता है वो सोशल सेक्टर होता है। सोशल सेक्टर में जैसा कि हेल्थ है, एजुकेशन है, लाइवलीहुड है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है, ये तमाम चीज़ें हैं जो यानी जो सोशल सेक्टर के बजटिंग में चीज़ें आती हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो इंडिया एज ए जो स्टेट है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है और उसके अंदर हम इसको पढ़ते भी हैं और इसको मानते भी हैं और इसी की कोशिश करते हैं कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कैरेक्टर है वो इस देश में ज़िंदा रहे। उसका एक बेसिक जो कैरेक्टर है एक वेलफेयर स्टेट, इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट, उसको बरकरार रखने के लिए स्टेट का सोशल सेक्टर में एक जो खासा जो एक इम्पैक्टफुल जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि ताकि जो है हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लाइवलीहुड हो, वुमेन एंड चाइल्ड के जो वेलफेयर के अंदर खासी जो है पॉजिटिव चेंजेस आएँ। तो ये एक कोशिश एक हिंदुस्तान के हर शहरी की होती है कि इस तरह का एक मुल्क हमारे सामने मतलब इवॉल्व हो। तो हम लोगों ने देखा कि मतलब कोठारी कमीशन से लेकर एक डिबेट चला आ रहा है कि एजुकेशन में किस तरह का और कितना % बजट का या GDP का खर्च होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड्स जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है हमारे सामने आते रहे हैं। कोठारी कमीशन ने GNP का 6% उस वक्त टारगेट दिया था, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में GDP का 6% एक स्टैंडर्ड बनाया है। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कभी ये नहीं देखते कि मतलब एजुकेशन में स्टेट और सेंटर का बजट का कंट्रीब्यूशन के बावजूद भी मुश्किल से 3.5% जो GDP का होता है वो क्रॉस कर पाता है। तो सेंटर बजट को लेकर बहुत सारे एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे NGOs हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे यूनियंस हैं जो इस पर काफ़ी कोशिशें करती हैं कि जो माइनॉरिटी बजट हो या जो एजुकेशन बजट हो, इन दोनों बजट को रिव्यू किया जाता है, ट्रेंड्स को एनालाइज किया जाता है और उस पर मतलब उसको ट्रैक किया जाता है और उसकी एडवोकेसी के लिए काफ़ी ग्रुप्स होते हैं, काम करते हैं। लेकिन स्टेट भी जो है हर साल पर अपने स्टेट लेवल पर यानी बजट इंट्रोड्यूस करता है और उस बजट में माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत सारे स्कीमों के तहत बहुत सारा पैसा जो है अलोकेट किया जाता है। फिर वो आगे चलकर मतलब रिलीज भी होता है, खर्च भी होता है, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। तो अब हमने ये ऑब्जर्व किया कि मतलब जो स्टेट का जो बजट आता है उस पर काफ़ी कम ग्रुप्स होते हैं, NGOs होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं जिस पर
काम करते हैं। मतलब ये है कि वो जो स्टेट जो बजट आते हैं, हर स्टेट का, यूपी हो, हरियाणा हो, दिल्ली, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के बजट्स को लेकर ग्रास रूट पर मतलब बहुत ही कम, यानी मतलब गिनती के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इस पर काम कर पाते हैं। तमाम स्टेट्स का अभी तक इस तरह का ऐसा कोई स्टडीज हमें, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हमें नहीं मिलता है। तो मरकजी तालीमी बोर्ड ये चाहता है कि ये जो गैप है, इस गैप को फुलफिल किया जाए। ये यानी किस तरह का एजुकेशन और माइनॉरिटी, ये दोनों एरियाज में किस तरह का मतलब पिछले 5-6 सालों में, 5-6 फाइनेंशियल ईयर्स में किस तरह का बजट अलोकेट हुआ है, कितना इम्पैक्टफुल बजट, कितना क्वालिटी बजट रहा है, कितना खर्च हो पा रहा है, कितना ग्रासरूट तक वो बजट पहुंच पा रहा है। ये तमाम सवालात हैं जिसको हम लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा। तो इस ज़िम्मन में मरकज़ी तालीमी बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ एंड एडवोकेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ एंड एडवोकेसी एक रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो यानी मतलब बहुत सारे जो सोशल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे यानी जो सोशल सेक्टर्स में जो एकेडमिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च पर काम करता आ रहा है, जिससे डॉक्टर अब्दुल रशीद अगवान साहब हैं, इवन डॉक्टर जावेद अहमद खान है, जावेद आलम खान है, ये लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो मरकज़ी तालीमी बोर्ड इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोलैबोरेट करके इसका एक सेकंड, हाँ जी, तो इस काम को आगे मतलब आगे पहुंचाना चाहता है। तो इस ज़िम्मन में हमारे पास मतलब एज ए रिसोर्स पर्सन 2 इम्पोर्टेंट रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस हमारे दरमियान मौजूद हैं अल्लाह के फजल से। एक तो ये है कि डॉक्टर जावेद आलम खान हैं, जो CBGA एक इदारा है, सेंटर फॉर बजटिंग एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी, इसके अंदर भी ये सीनियर रिसर्चर हैं। इन्होंने मतलब इकोनॉमिक्स में MA, MPhil, PhD किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। और एक और हमारे साथ एक एकेडमिशियन है डॉक्टर मंजूर अली। डॉक्टर मंजूर अली गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ लखनऊ, यहाँ पर अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। ये भी JNU से मास्टर्स, MPhil और PhD किया हुआ है। तो एक और इंट्रोडक्शन डॉक्टर जावेद आलम खान का आपके सामने मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर जावेद आलम खान मौलाना जावेद आलम खान नदवी भी हैं। तो ये मदरसे से भी इन्होंने अपनी पढ़ाई की और आगे जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया और यानी मतलब अपने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें यानी खासा स्पेशलाइजेशन किया है। और इन्होंने अपने खास करके बजट पर फोकस करके, फिस्कल पॉलिसी पे फोकस करते हुए बहुत सारे एकेडमिक आर्टिकल्स भी इन्होंने पब्लिश किए हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हमको दोनों एकेडमिशियन रिसर्चर्स के खिदमात जो है हमें हासिल हैं और हम इन दोनों का शुक्रिया भी अदा करते हैं और इस सेशन में इनका इस्तकबाल भी करते हुए मैं इस सेशन को पूरी तरह से डॉक्टर जावेद के हवाले करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सादत। तो सादत ने जो कॉन्सेप्ट नोट बेसिकली आप लोगों से शेयर किया होगा, तो उस कॉन्सेप्ट नोट में जो बातें रखी गई हैं उसमें यह है कि हमें एक रिसर्च आउटपुट तैयार करना है। मतलब जो हमारा ये सारी ट्रेनिंग या जो बजट डॉक्यूमेंट पे काम करने का पूरा जो प्रोसेस होगा, तो उसमें हमारी ये कोशिश होगी कि हमें कुछ रिसर्च आउटपुट तैयार करने हैं, वो स्टेट फोकस्ड होंगे। तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि इसका अल्टीमेट या फायदा क्या होगा, मतलब अगर हम सब जुड़े हैं, आज 1.5 घंटा दे रहे हैं, आने वाले दिनों में भी इस तरह के हम ट्रेनिंग वर्कशॉप करेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी लर्निंग है उसको फिर हम कैसे बजट डेटा कलेक्शन में और जो डेटा है उसको एनालाइज करने में लगाएं। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग होगी। रिपोर्ट राइटिंग में कुछ इश्यूज, चैलेंजेस निकल के आएंगे, कुछ रिकमेंडेशन निकल के आएंगे और फाइनली वो एक तरह से पॉलिसी रिफॉर्म के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें जो ये पूरा प्रोसेस हमारा 6 महीने 8 महीने का होगा,
तो उस सारे प्रोसेस में हम लोग कैसे इंगेज रहें। अब जाहिर सी बात है कि मैं तो यहाँ पे एज्यूम करके ये चल रहा हूँ कि आप लोगों में से काफी लोग बजट पे ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर किसी ने भी थोड़ा बहुत बजट पे काम किया है या बजट एनालिसिस किया है या बजट डॉक्यूमेंट देखा है जो गवर्नमेंट का है, तो हैंड रेज करके बता सकते हैं। मतलब कोई भी अगर किसी ने भी काम किया है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो अभी भी मैं मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी का कोई एक्सपीरियंस है पॉलिसी इश्यूज पे काम करने का। और अभी दिसंबर वाला तो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकला, तो थोड़ा हाँ सारे लोग म्यूट कर लीजिए। तो मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों में से किसी ने बजट पे काम किया है या बजट डेटा इस्तेमाल किया है या बजट डॉक्यूमेंट देखा है या कोई वर्कशॉप अटेंड किया है, ऐसा कुछ अगर है तो प्लीज हैंड रेस करके थोड़ा बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं, तो मुझे थोड़ा आसानी होगी। मेरे ख्याल से जावेद साहब जो देखिए हाँ। वसीम साहब। अच्छा हाँ वसीम साहब बताइए आपका कैसा एक्सपोजर रहा है। अच्छा एक मोहम्मद अब्दुल भी हैं। हाँ एक हाँ वसीम फिर आप अनम्यूट करके आप बोलिए। जो हम लोगों ने बजट का जो डॉक्यूमेंट देखा है वो ये है कि उसमें सेक्टर्स के जो चीजें होती हैं और आवाज वसीम साहब आपकी साफ नहीं आ रही। वसीम आप रिपीट कर दीजिए। अब्दुल मुजीब साहब हैं। मुजीब साहब हमारे जो हैं वो पिछली बार जो हम लोगों ने यहाँ किया था प्रोग्राम, जावेद हाँ साहब। मुजीब साहब का तो मुझे याद है कि मुजीब साहब शामिल हुए थे। हाँ वो उस प्रोग्राम में थे हमारे, तो हाँ हम तो लोगों ने एक वहाँ होमवर्क करके जो है हाँ मुजीब साहब सबमिट भी किया था। मुजीब साहब इसमें शामिल थे। फिर वसीम साहब वापस आ गए हैं आप, तो फिर जल्दी से बताइए। जी बजट डॉक्यूमेंट में यह है कि जो जैसे कोई गवर्नमेंट है डिफरेंट सेक्टर्स में काम करती है, उसका कुछ वेलफेयर पार्ट भी है, उसके लिए क्या क्या एक्सपेंडिचर्स है जो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वो तय करती है और उसके लिए पूरा प्लान करती है। इसके साथ साथ जो पूरा टैक्सेशन का क्या है कि क्या रूल टैक्सेशन का होगा आपने वो भी काम है। किया है वसीम साहब? मैंने सब देखा है, मतलब ये कि चूंकि बहुत ज्यादा स्टडी इस पे नहीं रही है, एनालिसिस मालूम में हम देखते हैं थोड़ा बहुत कि अभी जो बजट का जो एलोकेशन होता है वो जिस जगह जरूरत है, जैसे एजुकेशन एक जो फील्ड है उसमें बहुत ही कम खर्च करना चाहती है गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे उसका बहुत ज्यादा ध्यान, तो हमें आता है कि जिन सेक्टर्स में जो एलोकेशन है अमाउंट्स का, तो ये सारी चीजें बस। अभी तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसी ने किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग हासिल की है क्या, या उस पर कोई काम किया है? ठीक है, अच्छी बात। ठीक है वसीम साहब, शुक्रिया। तो ठीक है, मतलब अभी अगर हम लोग बात करें तो जो हमने जो सोचा हुआ है, बीच में आप लोग मशवरा देंगे कि आज हमने 1.5 घंटे का सेशन प्लान किया हुआ है, तो इसी तरह से हम ऑनलाइन और सेशन भी प्लान करेंगे। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे जो हमारे बजट के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं और जो टर्म्स हैं, जो हम उर्दू में उसको इस्तिलाह भी बोलते हैं, या थोड़ा बहुत जो बजट बनने के प्रोसेस हैं, तो उस प्रोसेस के बारे में या जो उसमें इदारे या इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत ये करूंगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज है मतलब ओवरऑल बजट के फ्रेम को समझने के लिए, उसमें यह है कि बजट जो है समझना इसलिए भी जरूरी है कि ये गवर्नेंस को इम्प्रूव करने का एक टूल है, और जो सरकार की जवाबदेही है उसको कैसे इंश्योर किया जाए, कैसे यकीनी बनाया जाए, उसको लेकर के भी ये एक टूल के तौर पे काम करता है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है हमारा
वो ये है कि सरकार को, चूंकि जमहूरी मुल्क में हम रह रहे हैं, कोई डिक्टेटरशिप या किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी के माने हम लोग समझते हैं कि आमतौर से हमने गवर्नमेंट चुन लिया, गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, और इसी हद तक हम जो है डेमोक्रेसी को कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं। और ये कहा भी जाता है वर्ल्ड लेवल पे कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। बट जो डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस है उसमें दरअसल अगर आप देखें तो जो शुरुआत होती है वो हमारे जो इलेक्शन मैनिफेस्टोज होते हैं उनसे होती है। और इस प्रोसेस में अगर आप बात करें तो जो मैनिफेस्टोज के या जो घोषणा पत्र के बनने का पूरा प्रोसेस और उसका काम है वो लगभग अब म्युनिसिपल लेवल तक भी होता है। मतलब यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे भी ये बात होती है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस पे अपने इश्यूज लेके आती हैं, पब्लिक के सामने प्रेजेंट करती हैं। लेकिन उसके अलावा फिर ये स्टेट पे भी इसका इस पे मतलब जो है काम होता है, और रीजनल पार्टीज भी मैनिफेस्टोज तैयार करती हैं। और साथ साथ जो है अगर हम देखें तो अब म्युनिसिपल लेवल पे भी इन सब चीजों पे डिस्कशन होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो अधूरा काम है वो ये है कि जो मैनिफेस्टोज हमारे होते हैं वो काफी हद तक उसमें जो प्रोमिसेस होते हैं, जो वादे होते हैं, वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को लेकर के होते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हमेशा जो है वो एजुकेशन और हेल्थ की बात होती है, लेकिन जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टी का ओरिएंटेशन होता है उस हिसाब से वो अपने इश्यूज, अपने मुद्दे और अपने प्रोमिसेस को वो अपने मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट करवाती है। तो जो बजट है वो कहीं ना कहीं हमारे जो इलेक्शन के दौरान जो डिबेट, डिस्कशन और जो इलेक्शन मैनिफेस्टोज हैं उसका पार्ट होता है। तो हमें जो है इस सारी चीजों को जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी करना चाहिए, और जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको अगर हमें मजबूत बनाना है तो हमें बीइंग ए मतलब अच्छा शहरी, इसमें हमें काम करने की जरूरत है। ब्रॉड फ्रेमवर्क यही। अगर हम मैनिफेस्टो को ठीक से ट्रैक करते हैं, ठीक से एनालाइज करते हैं, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या जो सबसे बड़ा इशू इंडिया के लिए है एजुकेशन, उसमें क्या वादे हैं, उसमें क्या प्रोमिसेस हैं। साथ साथ फिर हमें ये देखना होगा कि जो गवर्नमेंट है 5 साल के लिए चुन के हमने भेजा है, उसमें उनके जो प्रोमिसेस हैं वो पॉलिसी लेवल पे किस हद तक ट्रांसलेट हो रहे हैं। पॉलिसीज जो है वो किस हद तक स्कीम्स और प्रोग्राम बना रही हैं। इसी तरह से स्कीम और प्रोग्राम्स के लिए बजट का एलोकेशन क्या है। जाहिर सी बात है हमें स्कीम प्रोग्राम को भी एसेस करना पड़ेगा कि उसका जो डिजाइन है वो कितना सुटेबल है, मतलब सीधा प्राइवेटाइजेशन की तरफ फोकस कर रहा है या सही में जो स्टेट है उसका रोल रहेगा एजुकेशन में कि नहीं रहेगा। तो ये अपने आप में एक पॉलिसी डिजाइन है। तो इसको जो है बहुत अच्छे से समझने की जरूरत पड़ती है। बजट अगर एलोकेट किया है तो बजट यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यूटिलाइज हो रहा है तो उसका क्वालिटी ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है। अगर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे रीजंस क्या है, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है भी, जो आमतौर से हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। कि बजट एब्जॉर्ब होने के लिए जो सिस्टम में कैपेसिटी है कि नहीं है, जो उसमें अच्छे प्लानर हैं कि नहीं है, अच्छे अकाउंटेंट हैं कि नहीं है, मॉनिटरिंग अच्छी हो रही कि नहीं हो रही है। और साथ साथ जो है फिर हमें देखना पड़ेगा कि जो भी खर्च किया गया है उससे कुछ आउटपुट निकल के आया है क्या। मतलब टीचर्स अपॉइंटमेंट हुए हैं, स्कूल बिल्डिंग बने हैं, टॉयलेट्स बने हैं, वाटर सप्लाई की फैसिलिटीज है क्या। इसी तरह से फिर हमें लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में भी देखना होगा कि जो आउटकम है वो ये है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को हम लोग किसी हद तक लिमिट कर पाए हैं या वो बढ़ता जा रहा है। जो बच्चे हैं हम उनको रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है या लर्निंग है वो सही में इम्प्रूव हो रही कि नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजों को हमें अगर समझना है तो हमें इस प्रोसेस में आना पड़ेगा।
तो जाहिर सी बात है कि बजट अगर हम डेटा देख रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एलोकेशन को देख लें उससे काम बन जाएगा, या यूटिलाइजेशन को हम देख लें उससे काम बन जाएगा, बल्कि हमें कई लेवल पे अपनी समझदारी बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि एलोकेशन, तो आमतौर से अंग्रेजी में हम लोग उसको आउटलेज भी बोलते हैं एलोकेशन को। तो आउटलेज, आउटपुट और आउटकम्स, जो ये फ्रेम है उसको हमें समझने की जरूरत है। अदरवाइज अगर हम इसको लिंक नहीं करते हैं तो हमें कोई डिजायर और कोई अच्छा जो है रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसको हमें इस पे समझदारी बनानी है। और क्योंकि मरकजी तालीमी बोर्ड का एक तरह से एक सपना और उसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एटलीस्ट जो पब्लिक पॉलिसी और जो बजट है, जो गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी का टूल है, उसको हम एज ए पब्लिक डिस्कोर्स आवाम में ले जाएं, और खास तौर से जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें इस पर बहस हो, रेदर देन बहुत सारी जो रेटोरिकल चीजें हैं, जो गैर जरूरी चीजें हैं, वो जरूरत भी होंगी, उसके अलावा इस पे भी बहस हो। तो इस नजरिए से हमें जो है आगे जो भी हमारे जरूरतें हैं, बजट डॉक्यूमेंट को समझना, वहां से डेटा एक्सट्रैक्शन करना, डेटा को एंट्री करना, और डेटा को कम से कम एनालाइज करने के हद तक हमें अपनी जो है कैपेसिटेशन करनी है। तो ये एक प्रोसेस है, और मुझे लगता है कि इस प्रोसेस में अगर आप, या हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमने 1-2-3 ट्रेनिंग सेशन ले लिया और उससे हम बजट डॉक्यूमेंट से फेमिलियर हो जाएं, वो ठीक है। बट एकदम से ये हम समझ लें कि हम 5-6 महीने में सब कुछ कर ले जाएंगे, तो इस पे भी बहुत ज्यादा हमको बहुत पूरी उम्मीद नहीं होना चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट काम है, तो हमें थोड़ा ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ेगी इसमें। बट ऐसा भी नहीं है कि ये नामुमकिन सी चीज है, मेरा ये कहना है कि ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन सी चीज है। तो हमको एज ए टीम काम करना होगा, और इसमें टाइम डिवोशन की जरूरत है, इसमें पेशेंस की जरूरत है, और इसी तरह से हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। और शायद ये हमारे आने वाले दिनों में हमारे काम में इसका इस्तेमाल बेहतर हो सकता है। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोग हैं, बट हमारी ये कोशिश होगी कि हम चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करें, बहुत टेक्निकल ना हो, और कोशिश करें कि जो भी बातें हम लोग करें वो हमारे जिंदगी से जुड़ी हुई हो। तो उससे क्या होगा कि उन एग्जाम्पल्स के साथ हम उसको अपने से रिलेट भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम इस बैकग्राउंड में जो हमने अभी जिक्र किया कि एजुकेशन को लेकर के जो एडवोकेसी या जो सिविल सोसाइटी का रोल है वो किस हद तक रहा है। हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी का रोल रहा है। सिविल सोसाइटी अपने लेवल पे अलग अलग जो मूवमेंट्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। कई सारे स्टेट्स बेहतर भी किए हैं, राजस्थान वगैरह में इसको लेकर के कई सारे मूवमेंट चले। कुछ मॉडल्स जो है पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ का अडॉप्ट भी किया है, और सदर्न स्टेट्स में कम से कम अगर आप बात करें तो वहाँ पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ा भी है। लेकिन जो हमारे नॉर्थ वाले स्टेट्स हैं उनमें रिलेटिवली ज्यादा चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि साउथ में चैलेंजेस नहीं है, बट नॉर्थ में और खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में चैलेंजेस ज्यादा हैं। तो उन चैलेंजेस को लेकर के हम जब तक कुछ एविडेंस इकट्ठा नहीं करेंगे, कुछ फैक्ट्स इकट्ठा नहीं करेंगे, और वो जाहिर सी बात है कि वो बगैर अच्छे रिसर्च के नहीं हो सकता है। और अच्छे रिसर्च के लिए हमें जो है सबसे पहले जो बुनियादी चीजें वो समझना होगा। बुनियादी चीजों को समझने के साथ साथ फिर जो एविडेंसेस हैं हम उनको निकालेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, उनको प्रेजेंट करेंगे, और उसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें कि जो बजट है, बजट है सच क्या किया जा सकता है। बजट को कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, और हम लोग अपने समझदारी के हिसाब से उस चीज के बारे में बात भी करते हैं कि बजट क्या है और उसको कैसे समझा जाए। अगर हम आप लोगों में से किसी का एक इंटरवेंशन लेना चाहें, कोई भी एक
मतलब शख्स अनम्यूट करें और बताएं कि वो एग्जैक्टली बजट से क्या समझते हैं। थोड़ा मैं ही बोल रहा हूं तो इससे क्या होगा, आप लोगों का पार्टिसिपेशन थोड़ा बढ़े। तो मैं इस नजरिए से कह रहा हूं कि आप लोगों में से कोई भी एक ट्राई करें और बताएं कि बजट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जी कमाल अली। हाँ, मैं असम से बोल रहा हूँ जी। ज्यादातर बजट ये होता है कि कोई धर लीजिए मैं असम से हूँ, असम का जो बजट है वो आपका हर तरीके का डिपार्टमेंट, जैसे कि एजुकेशन हो, वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, जो उसका सब मिलके किस हिस्से में कितने अमाउंट जाएगा, कितना क्या क्या काम करेगा, ये पुस्तक होता है ज्यादातर बोलने से। एक प्री प्लान है 1 साल के लिए। तो ये 1 साल के लिए एक मतलब प्लानिंग है, कहाँ क्या करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना अमाउंट जाएगा, कौन सा कितना अमाउंट मतलब टोटल कितना अमाउंट धर लेगा, उसमें काम क्या क्या अमाउंट होगा उस काम से। ज्यादातर ये मैं समझता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि कमाल ने कोशिश किया बताने के लिए कि 1 साल के अंदर, तो यूजुअली देखिए बजट जो है वो उसका 2 पहलू है। उसका मतलब जैसे कहते नहीं कि एक सिक्के के 2 साइड है। तो बजट को अगर हमें समझना है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है और जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। मतलब हमारे पास फाइनेंशियल ईयर होता है, कैलेंडर ईयर होता है, 1 जनवरी से लेके और एंड ऑफ दिसंबर 31 दिसंबर तक, और फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक। तो ये फाइनेंशियल ईयर होता है। इसमें अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट के अपने खर्चे, अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं और जो उसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है, जिसे हम लोग टैक्स बोले, नॉन टैक्स बोले, विंग्स बोले, तो आमदनी में आमतौर से 3-4 बड़ी चीजें आती हैं। तो इन्हीं चीजों के जो तफसीलात और डिटेल्स होते हैं उसी को हम बजट बोलते हैं। तो अगर कोई भी आपको समझाना है तो आपको ये कहना है कि भाई जो एक्सपेंडिचर और जो इनकम का 1 साल के अंदर का जो एस्टिमेटेड डिटेल्स होता है वही हमारा बजट होता है। इससे ज़्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज ये है कि जो बजट है, दरअसल ये बजट जो है ये कॉमन लफ्ज है एक तरह से और बोलचाल का है। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस बजट के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है, कौन सी इस्तिलाह है, तो वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स वगैरह में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर अखबार पढ़ते होंगे तो बजट का टर्म भी यूज होगा, लेकिन जहां पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वही बजट होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, और जो हमारा बजट वर्ड है ये एक तरह से आम इस्तिलाह है, एक तरह से कॉमन टर्मिनोलॉजी है, तो उसको लोग समझते हैं, आमतौर से लोग बोलते भी हैं। आप नीचे जाएंगे, ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आमतौर से ऑफिशियल लेवल पे या थोड़ा एकेडमिक लेवल पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये चीजें मैं आपसे कहना चाह रहा था। और जैसे आप हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में अगर आप देखें तो ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसको बुगे बोला जाता है, और इसका जो मीनिंग है वो एक लेदर बैग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। और आमतौर से अभी मतलब तक लोग ब्रीफकेस वगैरह में लेके बजट पेपर्स जाते थे और वो फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रेजेंट करते थे। अभी बीच में फोल्डर वाला सिस्टम आ गया है। तो बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफिशियली लेदर बैग में ले जाया जाता था, वो बजट के टाइम पे ले जाया जाता था, वैसे भी लोग ले जाते हैं। और इस तरह से जो है मतलब इसकी हिस्ट्री है। और बजट को सबसे पहले जो है एक एनुअल फाइनेंशियल प्लान के तौर पे प्रेजेंट किया गया 1733 में। और उसके अलावा फिर बजट क्या क्या है मामला कि जैसे देखिए आजकल के पीरियड में बजट का समझने का अपना एक लिमिटेशन और स्कोप भी है
कि जो बजट है वो आमतौर से बहुत सारे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो ऐसा नहीं है कि पूरे बजट में रिफ्लेक्ट करें। बहुत सारे मतलब हम चूंकि एजुकेशन पे काम करेंगे, बट ओवरऑल अगर इकोसिस्टम को आप समझना चाहते हैं तो उसमें ये देखने में आता है कि जो हमारे यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बहुत सारा काम होता है, इवन स्कूल्स के भी काम होते हैं और रोड्स के, पोर्ट्स के, तो बहुत सारी चीजें ऑफ बजट भी होती हैं। तो बजट जो डॉक्यूमेंट्स है वो कई बार जो है वो पूरी चीजों को रिफ्लेक्ट भी नहीं करता, और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो बजट है वो अल्टीमेटली सारी चीजों को, जो भी फाइनेंशियल मतलब एस्पेक्ट्स हैं वो पूरे कवर हो रहे हैं। जैसे आप में से कोई एक इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जो ये आपके सामने एक कार्टून है ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके लिए? तो आप किसी का एक कोई इसमें बताना चाहें, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, हमें चीजें कवर भी करनी है, बट कोई इशू नहीं। इससे आपको क्या लग रहा है? कमाल के अलावा कोई भी इसको ट्राई करें। इसमें दो चीज दिख रही है, एक तो क्रेन दिख रहा है और दूसरा रैबिट या कुछ इस तरह की चीज दिख रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो ये मतलब एक नहीं है, दो है, मतलब इसका हाँ, दो चेहरा है। दो चेहरा है, तो वही सेम चीज रिफ्लेक्ट होता है कि जैसे मैंने आपसे एग्जांपल में कहा कि जो बजट है वो ठीक है, बजट डॉक्यूमेंट्स में आपको डेटा, फिगर्स, फैक्ट्स मिलेंगे, बट बहुत सारी चीजें ऑफ बजट भी होती हैं। तो एक तरह से एक मतलब ये इसको इस टर्म्स को जो है हम लोग कहते हैं कि ये डक रैबिट इल्यूजन है, और ये बताने की कोशिश करता है कि जो बजट है एक तरह से ये इन सारी चीजों के अलावा, जो मतलब मैंने जिक्र किया आपसे कि बजट का अपना लिमिटेशन है, उसके अलावा भी क्या है कि बजट में बहुत सारे डिफरेंट क्लास और कम्युनिटी, रीजन, सबके अपने एस्पिरेशंस का एक टकराव भी है कि कॉरपोरेट और लॉबी अपने हिसाब से, फार्मिंग लॉबी अपने हिसाब से आने वाले, हम उसमें सेशन में आपसे शेयर करेंगे कौन से बजट के स्टेक होल्डर्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। बट कुल मिलाकर के यही है कि जो चीजें बजट में दिखती हैं वो होती नहीं है, और जो होती हैं वो दिखती नहीं है। तो एक तरह से एक क्लैश ऑफ एस्पिरेशंस भी है, और डिफरेंट जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनका स्टेक इसमें शामिल है। तो एक पावर का एक स्ट्रगल है बजट। तो इसमें अगर आप देखें कि जो सिविल सोसाइटी है और ख़ास तौर से जो कमज़ोर तबके हैं उनका पार्टिसिपेशन इसमें काफ़ी लो है, और जो पावरफुल ग्रुप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली वो बजट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बैकग्राउंड में जस्ट समझने की ज़रूरत थी, जिसको मैंने आपसे शेयर किया। जस्ट अभी आपसे मैंने डेफिनेशन की बात की, तो डेफिनेशन को भी अगर आप यहाँ देखें स्लाइड में, तो हमने यहाँ दिखाने की कोशिश किया कि आमतौर से एक ब्यौरा या स्टेटमेंट होता है बजट, जो एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर्स को बताने की कोशिश करता है। और टेक्निकली बेसिक अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट के रिसीट्स होते हैं और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसका एक प्रपोजल होता है, बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, और उसको हम एक फिस्कल पॉलिसी भी बोल सकते हैं। फिस्कल जो वर्ड है वो बेसिकली इकोनॉमिक्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है, बट ये भी बजट के माने ही बताता है। तो जस्ट मतलब एक मिनिमम अवेयरनेस के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मोस्टली आप लोग जानते होंगे। तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी, प्रायोरिटी और फिस्कल टारगेट्स भी बजट को हम मतलब डिफाइन कर सकते हैं। तो कॉमनली ये चीजें आती हैं, बट रफली आपको अगर याद रहे तो इट्स ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, इतना काफी होगा आपको किसी को बताने के लिए क्लियरली, रेदर देन कि हम स्ट्रगल करें और बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करें। क्विक एंड प्लीज उसमें हम लोग ऐसे बता सकते हैं किसी को भी। खैर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और जैसे देखिए कि जो मतलब बजट है, बजट बेसिकली उसको आपको ये इल्म हो गया कि ये एक तरह से एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर है। तो जो बजट है वो जाहिर सी बात है कि हमारे पास भी, चाहे हम बिजनेस कर रहे हों, चाहे हम सैलरीड हूँ, मतलब हम तनख्वाहें पा रहे हूँ,
हम सब अपने पैसे को कहीं रखते हैं, कहीं पे उसको जमा करते हैं और फिर उससे हम विड्रॉ करते हैं, हम उसमें डिपॉजिट करते हैं। ये सारी चीजें जो है हम सब समझते हैं। हमारे यहाँ कई तरह के जो है अकाउंट्स होते हैं, वो सेविंग भी होता है, करंट भी होता है, तो ये सारी चीजें हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बजट को समझने के लिए है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन रखा है उसमें स्टेट्स के लेवल पे, सूबों के लेवल पे या जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है उसके लेवल पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पे हुकूमत ने कंसोलिडेटेड फंड का इंतजाम किया है। तो बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड जो है एक तरह से गवर्नमेंट का पर्स है, पॉकेट है, और उसमें आमदनी आती है टैक्स की और फिर वहीं से जो है पैसा डिसबर्स किया जाता है और उसको हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और स्टेट्स के नाम से जानते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो बजट हमारा होता है वो यूजुअली कवर करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को। और इसका एक और चीज जो मैं आपको बहुत बारीकी वाली बताऊं कि चूंकि डेमोक्रेसी है और यहाँ पे हम लोग अपने नुमाइंदे भेजते हैं और उसमें अपोजिशन और रूलिंग क्लास दोनों ही होता है, रूलिंग पार्टी होती है, तो उसमें मतलब समझने वाली बात यह है कि कंसोलिडेटेड फंड से में जो भी पैसा जाएगा उसके लिए भी जो हमारे नुमाइंदे हैं, जैसे हम लेजिस्लेचर्स बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलएस या एमएलसीज या राज्यसभा मेंबर, तो उनका परमिशन जो है वो मतलब उनका परमिशन रिक्वायर्ड होता है, उनका जो है ये सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है और उन्हीं के ही परमिशन से जो है सरकार आमदनी इकट्ठा करती है और फिर उसको खर्च करती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो दरअसल बजट है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ही है, लेकिन सरकार ने 2 और फंड बना रखे हैं जहां जिसको वो टाइम टू टाइम यूज करती है। जैसे कि कंटिजेंसी फंड है, अगर आप कंटिजेंसी फंड या कंटिजेंसी अकाउंट स्टेट लेवल पे भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे भी है, तो उसमें उस पैसे को हम लोग क्या करते हैं, दरअसल कोई बताएगा, कोई ट्राई करें आप लोगों में से। मैं थोड़ा हिंट्स दे रहा हूँ कि ये अगर गवर्नमेंट का एक अकाउंट या एक पर्स है तो इसका क्या पर्पस होगा, कोई ट्राई कर सकता है? जैसे कोई आपात स्थिति पैदा हो गई तो उस वक्त जो है पैसे कहाँ से आएंगे, तो मुझे लगता है कि कॉन्टिजेंसी फंड से ही आती होगी। हाँ बिल्कुल सही है, और उसमें इसको इसलिए रखा जाता है ताकि हमारे जो मतलब क्या कहते हैं पार्लियामेंट या असेंबली सेशंस होते हैं वो हर टाइम नहीं जो है वर्क करते हैं, वो हर टाइम जो है वो यहाँ पे बस 3 सेशन ही होते हैं आमतौर से। 3 सेशन जो होते हैं, आप लोगों से बताएगा कोई कि 3 सेशन क्या होते हैं, किस नाम से होते हैं? आप लोगों में से जिन लोगों ने बता दिया उनके अलावा बताएं कोई। तीन सेशन जो है हमारे लोकसभा मतलब पार्लियामेंट के असेंबलीज के कौन कौन से हैं? एक तो मॉनसून सेशन होता है। जी बिल्कुल सही है। एक सेशन होता है क्वेश्चन 0 आवर होता है। नहीं, वो तो पार्लियामेंट में का प्रोसीडिंग का हिस्सा है। अंदर, अच्छा उसका अंदर का प्रोसीडिंग का हिस्सा। हाँ, एक मॉनसून सेशन है, एक बजट सेशन है, 2। और देखिए आप ऑर्डर में आप देखिए तो मानसून सेशन और फिर आपका विंटर सेशन और बजट सेशन, ठीक है, 3 सेशन, ठीक है। जी 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 हाँ। जी। तो 3 सेशन जो है चूंकि टाइम से ही जो है वो कन्वीन किए जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है अगर अनफॉरसीन सिचुएशन आए, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आए, आफत आए, मुसीबत आए, तो वो कंटिजेंसी फंड काम करता है। सपोज करिए कि किसी कोस्टल एरिया में साइक्लोन आया और वहां पे कई सारे मतलब जो है घरों के गिरने के साथ साथ, फसलों के तबाह होने के साथ साथ उसमें स्कूल बिल्डिंग भी तबाह हो गई। अब जाहिर सी बात है कि उसको रिस्टोर करना है, उसका मेंटेनेंस करना है, तो स्कूल बिल्डिंग के लिए फिर कहाँ से पैसा आएगा? ऑलरेडी जो बजटेड था उसके अलावा ये मामला आ गया, उसमें तो जो हमारा एनुअल वर्क प्लान बजट होता है उसमें ये शामिल नहीं था। तो फिर करना क्या पड़ता है कि उस टाइम में गवर्नमेंट जो है, जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे काम करने वाले, अलग अलग जो विभाग हैं, तो वो लोग जो है उनको गवर्नर के परमिशन से वो काम शुरू कर देते हैं। देन जब
जो भी सेशन आएगा, विंटर सेशन या जो भी, उसमें वो अप्रूवल ले लेंगे विधानसभा में या लोकसभा में जाकर के। तो इसलिए ये इस अकाउंट का इस्तेमाल होता है। पब्लिक फंड जो है बेसिकली इसमें जो पीएफ अमाउंट्स होते हैं वो जमा होते हैं। बहुत सारे जो गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स इशू करती है वो इसमें जाता है। इसमें भी कुछ गवर्नमेंट पैसे अब रखती है और इस पैसे को भी गवर्नमेंट अपने रेगुलर बजट में डालती है, उधार लेती है, जो कि काउंसिल फंड ऑफ इंडिया में जाता है। बट यूजुअली ये गवर्नमेंट का फंड नहीं है, इसके ट्रस्टीज होते हैं। गवर्नमेंट एक तरह से इसकी ट्रस्टी या इसका प्रोटेक्टर जरूर है, बट जो लोग इसमें पैसा लगाते हैं वो उसको निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम अगर एम्प्लॉई हैं, हमारा पीएफ का मतलब पैसा इसमें जा रहा है, तो हम कुछ रेगुलेशंस के साथ इसको यूज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के यहाँ इस तरह का प्रोविजन है जो बहुत सिंपल वे में आप अपने से रिलेट कर सकते हैं इस चीज को। खैर अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इस पे फर्दर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ अब इसको आगे जो है। फिर अगर हम लोग देखें तो जो एक्सपेंडिचर साइड है, एक्सपेंडिचर साइड को अगर हम लोग देखें, बात करें उस पर, तो एक्सपेंडिचर साइड में जो सरकार खर्चा करती है तो उसमें भी जो है, सपोज करिए कि आप एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, तो एजुकेशन फील्ड में हमें जो सरकार खर्च रिपोर्ट करती है वो दो तरह के खर्चे रिपोर्ट करती है। मैं आपसे एक्सपेंडिचर साइड की बात कर रहा हूं, मैं अभी आमदनी वाले साइड में नहीं जा रहा हूं। जो टैक्स या नॉन टैक्स या बोरोइंग्स या जो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है उस पर मैं डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं एक्सपेंडिचर साइड में ही बात कर रहा हूँ आपसे। तो अगर जैसे हम लोग बात करें तो जो हुकूमत का खर्चा होता है वो उसका नेचर जो है वो दो तरह का होता है खर्चे का। एक तो जो एक्सपेंडिचर साइड है उसमें सरकार आमतौर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, दो तरह के वो खर्चे करती है, ठीक है। और आमतौर से इससे हमारी लगभग वाकफियत है, रिलेट करने वाली बात है। तो मैं अबूजर से ये क्वेश्चन करूंगा कि आपको ये टर्म समझ में आ रहा है, उसमें अभी एक्सप्लेन करूंगा वैसे, बट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा अबूजर कि आप ये बताइए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के आप कोई दो स्कूल की एक्टिविटी लिंक करिए। स्कूल अगर आप जुड़े हैं स्कूल सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से, तो आप ये बताइए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कूल में क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अबूजर अनम्यूट करिए। जावेद साहब, जहीर अब्बास भी हैं, ये भी स्कूल से रिलेटेड है। हाँ, मतलब मैंने अबूजर को कहा, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर जहीर साहब कहें। जी जी जी। अबूजर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए जहीर साहब आप बताइए। अहमद फारूक भी हैं कलकत्ता वाले। हाँ जहीर साहब, अच्छा वो भी नहीं अनम्यूट किए हैं, तो ठीक है। फारूक साहब बताएं। अगर मैंने कहा कि जो सपोज करिए कि ₹1 का एक्सपेंडिचर हो रहा है मान लिया और बजट से, और उसमें जो है कैपिटल खर्चा है और रेवेन्यू खर्चा है। मैं उसको उर्दू में और एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ और टफ हो जाएगा या हिंदी में। तो अगर हम स्कूल की कोई एक्टिविटी रिलेट करना चाहें तो कैपिटल में क्या आएगा और रेवेन्यू में क्या आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है, जैसे अगर छोटा एग्जांपल है, जैसे कि फैन अगर लेना खरीदना है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, उनको समझ में आ रही है। और कोई एग्जांपल और उसको कोई एग्जांपल। और या जो कोई एसेट खरीदेंगे जैसे अलमीरा है या इस तरह से कुछ, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में शायद आ जाए। हाँ, और रोजमर्रा के चाय नाश्ता ये सब जो है रेवेन्यू में शायद रेवेन्यू में आ जाएगा। तो बहुत अच्छा एग्जांपल आपने जो है दिया। मान लिया अगर हम स्कूल बिल्डिंग को रखते हैं तो स्कूल बिल्डिंग कहाँ पे रखेंगे हम लोग।
स्कूल बिल्डिंग को हम कैपिटल में रखेंगे, ठीक है। कैपिटल में जाएगा। हाँ हाँ, और अगर हम टीचर सैलरी को लेते हैं तो किस में रखेंगे? वो रेवेन्यू में जाना चाहिए। वो रेवेन्यू में जाएगा। सपोज करिए कि स्कूल बिल्डिंग हमने बना लिया और उसमें जो क्या कहते हैं कंपोजिट स्कूल ग्रांट आता है जो स्कूलों के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए, उसमें मेंटेनेंस वाला मामला आएगा, तो मेंटेनेंस को हम कहाँ पे रखेंगे? कॉन्टिजेंसी में। हाँ, कॉन्टिजेंसी में रखेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉन्टिजेंसी में रखेंगे, बट वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। हाँ जी जी बिल्कुल। और सपोज कि आपने कोई टीएलई या टीएलएम का जो मटेरियल खरीदा तो उसको हम लोग रेवेन्यू में रखेंगे, ठीक है। और जो भी मतलब बेसिकली इसका जो बुनियादी डिफिनेशन यही है कि जो एक एसेट क्रिएशन हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए है वो कैपिटल का पार्ट होगा, जो रोजमर्रा की चीजें हैं रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स वो हमारे रेवेन्यू का हिस्सा होंगे। बस इतना ही काफी है समझने के लिए, इतना ही वो है। अब इसमें आगे जब हम पढ़ेंगे मतलब बजट पे काम करेंगे तो इसको हमें क्लासिफाई करना होगा कि भाई गवर्नमेंट के यहाँ खर्चा कौन सा आसानी से हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि स्कूल बिल्डिंग में पैसा जल्दी खर्च हो जाता है बट टीचर रिक्रूटमेंट में नहीं हो पाता है, उसकी वजह क्या है? तो वो अगर आपको एक कैटेगरी पता नहीं होगी तो आपको डिफिकल्टीज होंगी, इसलिए कि बुकिंग जो है वो जो हेड है उसमें होता है ना। जैसे कैपिटल नेचर का जो खर्चा है वो कैपिटल में जाएगा, जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है वो रेवेन्यू में जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये बेसिक चीजें मतलब आपसे शेयर कर रहा हूँ और उसके पीछे कोई और मतलब बड़ा लॉजिक नहीं है और बहुत इजीली कि ताकि आप रिलेट कर पाए इसको अपने काम से। बाकी चीजें तो हम आगे और इस पे बहस कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक्सपेंडिचर को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा आगे बढ़े और जो हुकूमत के खर्चे हैं तो मान लिया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो खर्च हो रहे हैं, अच्छी बात है, बट उसके लिए कोई एक मीडियम होगा, एक जरिया होगा। जैसे मान लिया एक रुपए का बजट है एजुकेशन का, तो वो जो 1 रुपया है वो खर्च कैसे होगा, मतलब उसके जरिए मतलब क्या कौन सा तरीका अपनाएंगे कि वो पैसा खर्च होगा। तो उसमें आमतौर से हम क्या होता है कि वो पैसा या तो कोई इंस्टीट्यूशन बनाएंगे उससे खर्च होगा, या हम फिर कोई स्कीम बनाएंगे, ठीक है, या फिर हम कोई स्कीम बनाएंगे उससे खर्च होगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये बताइए कि एजुकेशन का मुझे कोई स्कीम का नाम बताइए, और मुझे ये भी बताइए साथ साथ कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन देने के लिए कोई ऐसा मीडियम पैसा खर्च करने के लिए बनाया जो सिर्फ जो कि परमानेंट सेटअप हो और इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो। सर्व शिक्षा अभियान SSA। हाँ एकदम सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्कीम का मेथड है वो सर्व शिक्षा अभियान है, और सर्व शिक्षा अभियान को बाद में नाम बदल के उसको समग्र शिक्षा कर दिया, ठीक है। समग्र वो अब तमाम लेवल ऑफ स्कूल्स को कवर कर रहा है। जैसे पहले क्या था कि हमारे पास सर्व शिक्षा, बट उसके साथ साथ हमारे यहाँ माध्यमिक और उच्चतर भी स्कीमें थी, वो सारे को मर्ज करके और समग्र कर दिया, ठीक है, एकदम बढ़िया एग्जांपल है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन का कोई एग्जांपल देना चाहें तो जितने भी IIMs हैं, IITs हैं जी, IIS IITs हैं, आपके नवोदय विद्यालय हैं, ये एजुकेशन देते हैं बट परमानेंट सेटअप है। आप नवोदय विद्यालय कहाँ पे पाएंगे यूजुअली? रूरल एरिया में। हाँ, रूरल एरिया में आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आपको ये मिलेंगे। और फिर उसके अलावा जो है अगर आप केंद्रीय विद्यालय देखें तो आपको उसका कंसंट्रेशन भी आपको काफी जगह मिलेगा। तो ये भी एक प्रोवाइड करने का मीडियम है। तो आपको आमतौर से जो
सरकार स्पेंडिंग करती है वो किसी भी एरिया में जाए, आप हेल्थ में चले जाएं, सोशल सिक्योरिटी में चले जाएं, आप एम्प्लॉयमेंट में चले जाएं, कोई भी एरिया ले लें, सेक्टर एम्स भी आता है क्या इसमें एग्जांपल? जी हेल्थ वाले उसमें तो जैसे हेल्थ वाले एग्जांपल में आप आएंगे तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एम्स जो है परमानेंट सेटअप है, बट नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो नेशनल उसके अंडर में आता है वो। हाँ, और नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो आएगा मतलब स्कीम के तौर पे, उसमें फिर आमतौर से जो है वो उसको बाइफरकेट कर दिया गया अर्बन और रूरल में, और इस तरह से जो है मतलब वो कर रहा है। तो बेसिकली ये लगभग सेटअप ऐसे ही काम करता है। अब इसकी स्कीमों की भी अपनी कैटेगरीज हैं, स्कीमों की भी अपनी है। जैसे कि स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे 2 तरह की है। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ लेवल पे इंस्टीट्यूशनल स्पेंडिंग, आपको हायर एजुकेशन में आईएम्स के थ्रू जो पैसे जाते हैं वो हो गए, आपके आईआईटीज हो गए। आप स्कूल लेवल में बात करेंगे तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कोई भी सेटअप हो सकता है स्कूल के लिए। जी। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे स्कीम का नेचर है, उसमें स्कीमें कई तरह की हैं। कई तरह की मतलब मेजरली 2 तरह की। एक तो जो एक स्कीम है, जैसे हमने समग्र शिक्षा या सर्व शिक्षा की बात की, तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो आमतौर से हम कहते हैं कि ये ऐसी स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलके इसमें फंड शेयर करते हैं। ठीक है, अब वो वेरी करता है। 60-40 का कहीं कहीं रेशियो चलता है। जी बिल्कुल वेरी करता है। हाँ वेरी करता है जी। हाँ तो 60-40 का रेशियो हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन के लिए ऐसी भी स्कीम चला रही है अदर देन सर्वशिक्षा, जैसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक है, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एग्जाम्पल जो है वो आपका सर्व शिक्षा या समग्र शिक्षा जो अभी चल रहा है वो है। बट इसी तरह से जो फुल्ली मतलब रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फुल्ली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम यूजुअली पूरे पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो चलाया जा रहा है माइनॉरिटीज का स्कीम है, चाहे आपका प्री मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक हो या मेरिट कम मीन्स हो, ये बेस्ट एग्जांपल है। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं कि जो आपको जब बजट बुक देखेंगे तो वहां पे आपको इसको समझने की जरूरत पड़ेगी कि ये स्कीम का नेचर क्या है। पैसा या तो आप देख पाएंगे कि वो इंस्टीट्यूशन के थ्रू खर्च होगा या फिर स्कीम के जरिए खर्च होगा। तो स्कीम प्रोजेक्ट्स जो भी हम लोग बोलते हैं उसको, और उसमें फिर फर्दर हम जो है बात करते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये एक तरह का बाइफर्केशन है। अगर हम लोग देखें तो जब बजट बुक हम लोग पढ़ेंगे और बजट बुक को देखेंगे तो उसमें जो है फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर जैसे जो अगर हम बात करें कि बजट एस्टीमेट क्या होता है और रिवाइज एस्टीमेट क्या होता है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो उसको भी हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। सपोज करिए कि अभी मुझे कोई बताए कि हम लोग कौन से फाइनेंशियल ईयर में हैं। अभी 22-23 में है सर। जी 22-23 में। तो 22-23 का जो बजट वो कब प्रेजेंट हुआ होगा? 22-23 का मार्च में, मार्च 22 में। तो लास्ट ईयर जो है मार्च या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है वो फिक्स डे में आता है 1 फरवरी को, करीब 4-5 सालों से एक 1 फरवरी। स्टेट्स के जो है बजट प्रेजेंटेशन डिफर करते हैं। तो जो इस का बजट है उसको प्रेजेंट कब किया गया? लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, लेकिन बजट जो प्रेजेंट हुआ वो 21-22 वाले सेशन में प्रेजेंट हुआ है ना। तो ये जो आएगा ये साल हमारा क्या कहलाएगा? ये साल हमारा बजट एस्टीमेट, फाइनेंशियल बजट एस्टीमेट। इसको हम लोग हिंदी में अनुमानित बोलते हैं, जो हिंदी नोन लोग हैं वो समझ सकते हैं, या जो उर्दू नोन है उसको हम लोग कहेंगे बजट तखमीना। मतलब बजट तखमीना जी। मतलब अंदाजा
अंदाजन जो है सरकार ये उम्मीद कर रही है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ये पैसे खर्च करने जा रही है। ठीक है, तो बजट एस्टीमेट मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है तो पूछे। किसी को डाउट? बजट एस्टीमेट क्या होता है? जो बजट एस्टीमेट जो है वो जो करंट ईयर का बजट है जिसको लास्ट ईयर प्रेजेंट किया गया, वही बजट एस्टीमेट होता है। मतलब उसमें ये तखमीना पेश किया जाता है कि हम इस सेक्टर में इतना खर्च करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर होता कितना है वो इसीलिए 31 मार्च तक सारा यूटिलाइजेशन का एक पूरा खेल चलता है। हाँ, वो लेकिन उसके बीच में क्या होता है कि रिवाइज एस्टीमेट का एक वो है फिगर। अच्छा, रिवाइज एस्टीमेट। जी, रिवाइज एस्टीमेट का फिगर बनता है। तो रिवाइज एस्टीमेट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो है वो रिवाइज एस्टीमेट दरअसल जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है, जैसे अभी हम लोग किस मंथ में हैं? अभी हम लोग अक्टूबर में हैं। अक्टूबर में है। अक्टूबर अगर आप इसको डिवाइड करें फाइनेंशियल ईयर को, तो ये आपका एग्जैक्टली क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? हाफ ईयर रिफ्लेक्ट कर रहा है या क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? हाफ ईयर, मिड ईयर? आप अप्रैल से काउंट करिए। हाँ बिल्कुल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाफ 7th मंथ चल रहा है। मिड ईयर है। मिड ईयर है। हाँ जी, बिल्कुल मिड ईयर है। तो मिड ईयर में क्या होता है कि मिड ईयर में जो 6 मंथ्स का जो प्रोग्रेस होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट्स में या यूनियन गवर्नमेंट में जो वजारतें हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जो लाइन डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री या जो भी कहें हम, तो इन लोगों के साथ इनसे रिपोर्ट मांगा जाता है, क्योंकि मिड ईयर से ही बजट बनना नेक्स्ट ईयर का शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जैसे अभी आप इस मिड ईयर में हैं, तो जो अगला बजट आएगा वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा? 2023-24। जी बिल्कुल, 23-24 होगा। तो ये जो मिड पॉइंट है, इसमें अगर हुकूमत ने सपोज करिए कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का बजट 80,000 करोड़ था, ठीक है, 80,000 करोड़ को अगर ये लगा कि 80,000 करोड़ में से 50,000 या 60,000 खर्च हो गया, तो लाइन मिनिस्ट्री ये डिमांड कर सकती है कि हमारा कैपेसिटी ठीक था, एब्जॉर्ब किया हमने फंड को, हमें थोड़ा फंड और दीजिए। लेकिन सरकार को लगा कि इन्होंने आउट ऑफ 80,000 करोड़ सिर्फ 30,000 ही खर्च किया, तो फिर क्या होगा? उनका बजट कट डाउन हो सकता है। तो इसको जो हिंदी में आप बोलें तो हिंदी डॉक्यूमेंट में आपको संशोधित, पुनर्निरीक्षित, उर्दू में बोलेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब तरमीम शुदा या नजरसानी या जो भी कुछ मतलब वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। तो ये इस टाइप का मामला होता है। तो जो हमारा रिवाइज बजट है वो बेसिकली मिड ईयर का जो असेसमेंट है वही हमारा रिवाइज बजट होता है। ठीक है, अगर हम लोग एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल बजट क्या होता है? कोई ट्राई करिए। एक्चुअल बजट का मतलब ये है कि किसी भी वित्तीय वर्ष में कितना खर्च हुआ और कितना उसमें रेवेन्यू आया। ये बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब सपोज करिए कि जो हमारा क्या कहते हैं, हम 22-23 में हैं, ठीक है, तो हमें बजट डॉक्यूमेंट में जो खर्चा मिलेगा वो 1 ईयर के गैप से मिलेगा। तो 1 ईयर का गैप मतलब पिछला आपको जो एक्चुअल खर्चा मिलेगा वो कब का मिलेगा? वो 21-22 का नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 22-23 का, तो सॉरी 20-21 का। मतलब जो अभी हम करंट ईयर में हैं जिसमें, उसमें हमें हमारे पास बजट एस्टीमेट भी मिल गया, रिवाइज एस्टीमेट भी हमें अगले साल मिलेगा। इस साल तो नहीं मिल सकता, इस साल हमें बजट डॉक्यूमेंट नहीं बताएगा, इस साल का हमारा बजट डॉक्यूमेंट वो नहीं बताएगा। जब हम 23-24 का आंकड़ा लेंगे तो हमें रिवाइज मिलेगा, लेकिन
उसी के साथ साथ जो है एक्चुअल जो खर्चा होता है वो 1 साल के गैप से मिलता है। जैसे हम अगर 22-23 में हैं तो हम एक्चुअल खर्चा अगर देखना चाहते हैं तो हमें 20-21 का मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि ये ऑडिटेड जो है एक्सपेंडिचर के लिए CAG 1 साल टाइम लेता है। CAG जानते हैं आप लोग? सब लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से, मुझे बताने जी 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 जी। CAG के ऑडिट के बाद जो है वो फिर उसको मतलब एक्चुअल खर्चा माना जाता है और वो 1 साल के गैप से आता है। तो 22-23 के बजट बुक को देख रहे हैं अगर हम, तो हमें जो है मिलेगा पिछले साल का रिवाइज बजट मिल जाएगा 21-22 का, और इसी तरह से फिर हमको 20-21 का जो है वो मिल जाएगा एक्चुअल खर्चा। ये गैप होता है। तो ये हमें तीनों टर्म जानना जरूरी है। उसकी वजह क्या है कि हमको ये देखने की जरूरत पड़ेगी बाद में कि जो खर्चे का रेशियो है वो क्या है। खर्चे के रेशियो को हमें जब समझना पड़ता है तो हम बजट एस्टीमेट और एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर है उसको हम डिवाइड करते हैं। एक्चुअल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय बजट एस्टीमेट, हम देखते हैं कि 1 साल में क्या खर्चा हुआ। तो ये हम बाद में लिंक करेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे, बट बुनियादी चीजें जो है मतलब डिफिनीशन के तौर पे हमको पता होनी चाहिए। तो मैं इसलिए ये चीजें आपसे एक्सप्लेन कर रहा था। अब अगर जो एक्सपेंडिचर साइड है उसमें एक चीज और मैं जो है डिस्कस करके फिर क्लोज कर दूंगा, और मैं इनकम साइड पे गया नहीं हूँ। जो आमदनी का साइड है उसमें मैं गया नहीं हूँ, तो उसमें मैं बाद में जाऊंगा। जो पैसा होता है बजट का वो 3 बड़े सेक्टर पे खर्च होता है। ठीक है, 3 बड़े सेक्टर्स पे खर्च होता है और वो 3 तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सेक्टर्स। ठीक है, अगर हम बात करें कि वो तीनों जो है सेक्टर्स क्या है, वो तीनों सेक्टर्स क्या हैं जिसमें हम पैसे खर्च करते हैं बजट के, गेस कीजिए क्या है? डिफेंस है, हाँ, और एजुकेशन है, हेल्थ है जी। और भी कुछ है? बहुत सारे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लेवल पे जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट हैं वो मोर देन 100 है जी। इसी तरह से अगर आप स्टेट में जाएंगे रफली तो आपको कम से कम 60 to 70 डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे स्टेट लेवल पे। तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रॉडली जो गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है आउट ऑफ बजट वो 3 बड़े सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और वो 3 बड़े सर्विसेज क्या हैं वो मैं उसके बारे में आप लोगों से जानना चाह रहा था। कोई और बताना चाहेगा? रिसर्च भी हो सकता है। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, लेकिन एरिया में नहीं पहुंच पा रहा हूँ सर 12। हाँ, मतलब मैं एक ब्रॉडली जो है सेक्टर्स पे बात कर रहा था कि ब्रॉडर क्या है इसको लेकर के, तो मैं उसकी जानकारी चाह रहा था। महबूब हक, आप लाइन पे हैं, मतलब हैं महबूब? जी जी सर, मैं हूँ यहाँ पर जी। तो जैसे मैं ये कोशिश कर रहा था जानने की कि जैसे सपोज करिए 1 रुपए का बजट है आपकी स्टेट का, एक मतलब खर्चे के लिए, तो हुकूमत है आपकी जो स्टेट की हुकूमत है उसको ऑफिशियली 3 बड़े सेक्टर्स में डिवाइड करती है और 3 तरह की सर्विसेज देती है। ठीक है जी। तो वो क्या है, आपने कभी गौर किया इस पर? तो मैं आप मेरी स्लाइड देख पा रहे हैं सभी लोग? हाँ जी 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 जी, देख पा रहा हूँ। सब लोग देख पा रहे हैं ना जी। तो ये स्लाइड का पहला जो मतलब टर्म है जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज। तो आपने जो डिफेंस का नाम लिया, ठीक है जी जी, वो डिफेंस जो है वो जनरल सर्विसेज का पार्ट होगा। ठीक है जी सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो अपने लॉ एंड ऑर्डर, जो इंटरनल सिक्योरिटी, जो डिफेंस है, जो उसका अपना इंटरनल इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट का जो खर्चा है वो जनरल सर्विसेज का पार्ट होगा। तो जनरल सर्विसेज में आपके डिफेंस आएगा, आएंगे, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट आए, और उसके अलावा कुछ एक और चीजें जो डेवलपमेंटल भी है उसको सब्सिडीज बोलते हैं। तो फ्यूल, मेजर्स,
इस तरह की जो सब्सिडीज हैं वो फूड सब्सिडीज हैं, वो जनरल सेक्टर का हिस्सा बनती हैं। ठीक है जी। इसी तरह से हुकूमत वो उस हाइपोथेटिकल 1 रुपए को फर्दर इकोनॉमिक सर्विसेज पे खर्च करती है। सर्विसेज जो है बेसिकली इकोनॉमिक जनरेशन एक्टिविटीज के लिए होते हैं। तो आपका एग्रीकल्चर, आपके सर्विस सेक्टर, आपके रेलवेज, कॉमर्स एंड ट्रेड, सिविल एविएशन, ये सारे सेक्टर्स जो है वो इकोनॉमिक सर्विसेज का पार्ट होंगे, इकोनॉमिक सेक्टर का हिस्सा होंगे। सब सेक्टर्स ये सारे जहाँ पे इकोनॉमिक जनरेशन एक्टिविटी होती है, मतलब वो प्रमोट करते हैं जो हमारे इकोनॉमिक एक्सपेंशन एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जो भी मिनिस्ट्रीज इससे रिलेटेड है, मैं आपसे पूछूं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड और एग्रीकल्चर किसमें आएगा, किसमें आएंगी? इकोनॉमिक सर्विसेज में आ जाएगी। इकोनॉमिक सर्विसेज में आ जाएंगी। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन जो है वो इकोनॉमिक सर्विसेज में आएंगी। आपका बैंकिंग सर्विसेज में आएगा, आपका बैंकिंग सर्विसेज में आएगा। सोशल सेक्टर जो है बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे लिए, जिसके लिए एजुकेशन मतलब ज्यादा रिलेटेड है, और उस पेंशंस हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। जैसे आप सपोज करिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बनता है वो सोशल सर्विसेज का पार्ट होता है जी। हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, उसके अलावा जो माइनॉरिटीज से रिलेटेड डेवलपमेंट, शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, जेंडर, ये सारी चीजें जो है वो सोशल सेक्टर का हिस्सा होती हैं। और उन्हीं में से एजुकेशन को हम लोग देखना चाहते हैं बेसिकली। तो सोशल सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि हम इकोनॉमिक सेक्टर को दरकिनार कर सकते हैं। वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बजट का, और जनरल सेक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये डिपेंड करता है कि कंट्री का जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है और कंट्री कितना वल्नरेबल है, उसी हिसाब से वो उसको प्रायोरिटी दे कि उसको कितना पैसा जनरल सेक्टर पे खर्च करना चाहिए, कितना इकोनॉमिक सेक्टर पे खर्च करना चाहिए, कितना सोशल सेक्टर पे खर्च करना चाहिए। आमतौर से डिफेंस पे, इंटरनल सिक्योरिटी पे, इन सब में पैसा ज्यादा खर्च किया जाता है, और आमतौर से जो है ये पॉलिटिकली इसको यूज भी किया जाता है कि हमें हमारा थ्रेट इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत ज्यादा है। बट इकोनॉमिक सर्विस को लेकर के बहुत कम फिक्र है, और उससे कम फिक्र जो है वो सोशल सेक्टर को लेके है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सोशल सेक्टर पे ज्यादा खर्च करने से जो ऊपर और जो 2 सेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री हैं और वो ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये हमारे डिबेट डिस्कशन का हिस्सा हो सकता है कि किसको कितनी प्रायोरिटी दी जाए, वो डिपेंड करता है। जैसे हमने शुरू में ये देखा था कि बजट जो है वो एक तरह से पावर टसल, पावर का एक स्ट्रगल है, तो इसी तरह से ऐसे ही है। तो मैं अभी जो है कुछ सवाल आप लोगों से ले सकता हूं, लेकिन मैं इससे ज्यादा और कंटिन्यू करना नहीं चाहता। ये स्लाइड जो है बेसिक बजट्स का कर लिया है, और मुझे लगा उतना ही मतलब हम लोग टाइम में जितना हमारा इंटरेस्ट है जी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है काफी लोग ड्रॉप आउट भी हो चुके होंगे इस बीच में, खैर कोई बात नहीं है। और आप लोग हुए हैं। हाँ, तो आप लोगों का कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम लोग अभी ले सकते हैं, और इवन बात के लिए भी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। जी एक सवाल है। हाँ जी, आमतौर पे ये माना जाता है कि एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है। हाँ, तो इसका इम्पैक्ट बजट एलोकेशन में क्या होता है? मतलब बजटिंग में क्या सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कुछ प्लानिंग करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर 3+ GDP का शेयर है अगर एजुकेशन एक्सपेंडिचर, तो लगभग 2+ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रहे हैं, और 1 पॉइंट समथिंग जो है अराउंड 1 के आसपास या थोड़ा कम ही वो यूनियन गवर्नमेंट खर्च कर रही है। तो कंकरेंट लिस्ट में उन्होंने डाला, लेकिन मेजर एक्सपेंडिचर जो है एजुकेशन पे स्टेट ही खर्च कर रहे हैं। तो जो पावर की बात है वो अनइवन है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में आने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या यूनियन गवर्नमेंट को और अच्छा रोल प्ले करना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ। जी जी जी। तो नहीं, माशाल्लाह काफी अच्छा सेशन रहा, और हम लोगों को एक
बेसिक एजुकेशन मिली बजट की डिटेल वाइज, सेक्टर वाइज, जो पर्सनली मुझे तो आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि मैंने मैनेजमेंट पढ़ा है और मेरा सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो फाइनेंशियल नॉलेज मुझे इतनी डिटेल नहीं थी, इसी वजह से नहीं है जी। तो काफी अच्छा है माशाल्लाह। और हम चाहेंगे कि इस पे और हम लोगों को एजुकेशन मिले फर्दर। और मैंने ज्वाइन किया है, मेरा नाम है तहसीन जमा और मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डॉक्टरेट किया है रांची यूनिवर्सिटी से। और मैं अभी जमात के इस्लामी दफ्तर पटना से मैंने पार्टिसिपेट किया, उनको रिप्रेजेंट किया। जी, अच्छा है सेशन। मेरे ख्याल से इसकी अवेयरनेस और नॉलेज हम लोगों को होनी चाहिए, तभी हम इसको फर्दर यूटिलाइज कर पाएंगे अपने इंटरेस्ट के लिए। जी बिल्कुल, बहुत जी। तो जावेद साहब, हमारा जो शेड्यूल रहेगा अभी, ये आज का शेड्यूल हमारा ये था कि जिसमें हमने एक्सपेंडिचर साइड को लिया, तो क्या अब हम नेक्स्ट इसमें इनकम साइड को लेंगे? हाँ, अगर जैसे लोग इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ज्यादा नहीं तो 10-15 मिनट के लिए मैं जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन या जो इनकम साइड है उसको थोड़ा कवर कर लूंगा, और उससे कुछ एडवोकेसी मैसेजेस जो है करके बस वहीं पे छोड़ दूंगा, और फिर उसके बाद माइनॉरिटी बजट और एजुकेशन बजट की बात होगी फिर आने वाले दिनों में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन बेहतर रहेगा, नेक्स्ट सेशन में ये सब इंक्लूड किया जाए। 1.5 आवर का हम सेशन रखें। बस हाफ आवर जो है वो इनकम साइड के लिए रहेगा। नेक्स्ट 1 आवर में जो है हम एजुकेशन बजट करके फिर उसके बाद जो है असाइनमेंट पे जाएंगे। हाँ, एजुकेशन बजट या माइनॉरिटी बजट दोनों, मतलब माइनॉरिटी बजट ही हो पाएगा मुझे लगता है अगले उसमें। हाँ, इसलिए कि जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो हो या 15 पॉइंट प्रोग्राम हो, तो मुझे लग रहा है कि उसको हमें कवर कर लेना चाहिए, और देन फिर हम लोगों को फुल फ्लेजेड एजुकेशन बजट पे आना चाहिए। तो अपने लेवल पे मतलब ये सेशन तो हुआ, बट ऐसे हमें 2 और सेशन 1.5 घंटे का प्लान करना होगा। फिर एक और सेशन हम प्लान करेंगे कि इसमें लर्निंग क्या हुई। तो मुझे लगता है 3 और सेशन हमको थोड़ा सा बेसिक उस पे करने के बाद फिर हम बजट डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। कमाल अली साहब ने हैंड रेज किया, कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, वेलकम सर, वेलकम कमाल साहब जी। हाँ, ये बेसिकली 2 तरह का होगा, एजुकेशन बजट और हेलो, कैन यू हियर? जब मैं बोल रहा था आई कैन हियर यू। ओके, तो ये होगा एजुकेशन बजट और माइनॉरिटी, ज्यादातर फोकस तो माइनॉरिटी बजट पे होगा या आई वांट टू लीव। हाँ प्लीज, यू मे। ओके, हाँ कमाल, देखिए सुनिए, हाँ अगले सेशन में हम और लोगों को क्लियर करेंगे। देखिए क्या है कि जो माइनॉरिटी बजट है वो भी उसका आधा बजट तो एजुकेशन पे ही है, बल्कि उससे ज्यादा, ठीक है, जो एक्सक्लूसिव माइनॉरिटी बजट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे जनरल बजट्स हैं एजुकेशन के, उसमें वो कई सारे डिपार्टमेंट्स में फैले हुए हैं। तो अगर हमको अंडरस्टैंडिंग बनाना है ब्रॉडर फुल एजुकेशन की, तो हमें एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा, हमें एसटी वेलफेयर के बारे में भी जानना पड़ेगा, ओबीसी वेलफेयर में भी एजुकेशन है, के अलावा फिर लेबर डिपार्टमेंट में भी एजुकेशन है। एजुकेशन बहुत मतलब क्रॉस कटिंग और अक्रॉस द डिपार्टमेंट फैला हुआ है, ठीक है। उसमें अगर हम लोग मैक्सिमम कवर कर सकते हैं, मतलब हमारे ऊपर है हमारा इंटरेस्ट कैसा है, हमारा कमिटमेंट लेवल क्या है, तो उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। बट इनिशियली माइनॉरिटी बजट और एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम शुरू करेंगे, देन ग्रेजुअली हम उसको आगे एक्सपेंड करेंगे। अब उसमें देखते हैं पेशेंस लोगों का कितना रहेगा। जैसे अब हम अभी ये 1.5 घंटे का सेशन प्लान किए, मुझे लगता है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मतलब आधे पार्टिसिपेंट्स ने 50% रिटेन किया होगा, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन है, मे बी उससे ज्यादा हो सकता है जी। हाँ, तो वही है कि ये आगे कैसे हम मूव करेंगे वो डिपेंड करता है कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, कमिटमेंट क्या है ना। अल्टीमेटली तो यही है कि भाई हमारा जो नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, उसको हम स्किल में कैसे ट्रेन करें, मतलब कन्वर्ट करें।
स्किल का मेरी मुराद ये है कि हम बजट डॉक्यूमेंट देख करके और वहां से हम डेटा निकाल के और एक्सेल में कैसे डाल लें, वो हमारा स्किल है। ये तो हम नॉलेज है हमारा, थोड़ा पर्सपेक्टिव भी है साथ साथ। तो जो स्किल वाला पार्ट है वो डिपेंड करता है कि कैसे मतलब लोगों का इंटरेस्ट जगा रहे, तो वो फ्यूचर पे डिपेंड करेगा इंशाल्लाह। तो हम लोग इसको इस तरह से कंक्लूड करेंगे जावेद साहब कि हमको और 3 सेशन लेना है जी। और ये जो लोग आज कनेक्ट हुए हैं उसमें से हो सकता है कुछ लोगों को कुछ डिफिकल्टी हो, इसलिए विड्रॉ हो गए हो, किसी का कुछ अपना मसला होगा। हाँ, हर सेशन में ये कोशिश मैं करूंगा जी कि जो पिछला सेशन है उसको 10 से 15 मिनट ले करके दूसरे सेशन से लिंक कर दूंगा जी इंशाल्लाह। तो हम लोग जो है ये करेंगे कि ये जितने भी लोग जिनको इस सेशन के को अटेंड करना है, उसका ब्रदर सादत जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम लोग जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे और उसी में ये सारी इंफॉर्मेशन सबको जो है वो शेयर की जाएगी। जी इंशाल्लाह। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर जब भी हमारा ये शेड्यूल मिलता है तो हम उस पर बातचीत करके इस डेट को फिक्स करेंगे और फिक्स करके भी जो है नेक्स्ट शेड्यूल अपना जो है वो बना करके फिर उसका जो है वो प्रोग्राम करेंगे। कोई और सजेशन अगर किसी की तरफ से हो तो उस पर हम लोग बातचीत कर लें, क्योंकि 9:15 होने जा रहा है। हम लोग इसको अब एंड करें, बाकी बातें इंशाल्लाह जो है आइंदा सेशन के लिए रखेंगे। हाँ बोलिए, आप अनम्यूट करिए। तहसीन साहब आप म्यूट नहीं, मैं इजाजत चाह रहा हूँ। शुक्रिया, अच्छा रहा। अच्छी बात, चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। सेशन को खत्म करते हैं। अब आइंदा जो हमारा कम्युनिकेशन रहेगा वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इंशाल्लाह होगा। ठीक है, ठीक इंशाल्लाह। चलिए, अच्छी बात। ओके इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही व नस्तगफिरुहु। आमीन। चलिए, शुक्रिया सबका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके इंशाल्लाह।